नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। नए माली साल 2025 ऐं 26 जी सालियानी बजट के हवाले से वफ़ाक़ी हुकूमत जूं तैयारियूं जारी आहिनि ऐं जून के पहिरें या ॿिए हफ़्ते में बजट पेश थियण जा इम्कान आहिनि। ऐं हिन भेरे चयो पियो वञे बजट जेका हूंदी ख़ासि तौर ते पाक भारत जंग खां पोइ स्ट्रेटेजिक बजट हूंदी। उन स्ट्रेटेजिक बजट में दिफ़ाई ख़र्चनि जे में केतिरो वाध जो इम्कान आहे, तरक़ियाती ऐं गैर तरक़ियाती बजट जे हवाले सां तनासुब जी केतिरी पोज़ीशन हूंदी ऐं उन खां सवाइ सूबनि जे हवाले सां ख़ासि तौर ते छा ही बजट NFC के साम्हूं रखी कई वेंदी ऐं उन खां सवाइ वॾो सुवाल IMF जी शर्तुनि जो आहे। IMF जी शर्तूं केतिरो हिन सालियानी बजट ते लागू थींदियूं अॼोके प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासूं। बजट जा मुख़्तलिफ़ पासा ऐं उन में आवाम खे केतिरो रिलीफ मिलण जो इम्कान आहे अॼोके बजट में बि पाण उन हवाले सां बि एनालिसिस जेको आहे पेश करण जी कोशिशि कंदासूं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे नाले वारे सहाफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन कुरैशी साहब के प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। शाहीन साहब, पाक भारत जंग के बाद जून के महीने में इम्कान है कि बजट पेश की जाएगी और जून के पहले या हफ्ते या एंड में बजट पेश करने के इम्कानात हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि इस बार ये स्ट्रेटेजिक बजट होगी। कैसे देखते हैं आप बजट के हवाले से? देखिए, बजट जो है पाक इंडिया जिसे ये झड़प कहते हैं, मैं तो जंग ही कहता हूँ, तो जब दो एटमी कुव्वतें एक दूसरे पर मिसाइल बरसा दें और जंगी जहाज जो है वो हमलावर और उन्हें गिराया भी जाए तो वो जंग होती है। लेकिन उस तमाम पस मंज़र में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इससे पहले भी, जहाँ बजट की आप बात करेंगे, बजट का ताल्लुक जो है 24 करोड़ अवाम की जिंदगी पर पड़ने वाले अफराद से होना चाहिए, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के किसी भी बजट में, चूंकि जो मईशत कर्ज की मईशत हो शकील सुमरो साहब, जहाँ पे कर्जों की अदायगी के अंदर मेजर पोर्शन चला जाता हो, तो वहाँ पर ऑलरेडी यही होता है कि जो हमारे जो है NFC अवार्ड और सूबों का हिस्सा देने के बाद जो पैसे बचते हैं वो या डिफेंस में जाते हैं, जो कि हमारे खारजा पॉलिसी और हालात पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान के बाद जैसे इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात में खराबी रही, दुश्मनी रही, हमले और जंगें रही, और दूसरी जानिब जो है वो कर्जे की मईशत हुई क्योंकि खूब निसारी पर जो है नहीं गए और कोई सियासी प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर सियासी हुकूमतों का नहीं चलने दिया गया, जिस वजह से कोई जो है इक्तिसादी प्लानिंग और इक्तिसादी पॉलिसी और पॉलिसीज का तसलसल नहीं आया। वरना ये होता है कि एक ही दफ़ा जब पाकिस्तान में आइन बना तो भुट्टो साहब की एक 4 साल हुकूमत जो है, क्योंकि उन्होंने कबल उस वक्त इंतखाब कराए थे और उसके बाद उनके खिलाफ साजिश हो गई थी, तो वो जो है कुछ बजट बने, कुछ इस्लाहात हुई, ज़रई इस्लाहात हुई, तालीमी इस्लाहात हुई और मजदूरों के लिए इस्लाहात हुई और रोजगारी को तहफ़्फ़ुज़ मिला और बड़ा एक ट्रेंड था और पाकिस्तान अलहदा हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान, उसके बावजूद मुल्क को चलाना, खड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कौमी सतह पर एक मायूसी और थी और लोग जो हैं बहुत बददिल थे और चूंकि उससे पहले फौजी क़यादतें थी। अब पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये देखा गया है कि जब भी इंडिया के साथ जंग हो या कौमी सलामती का मामला हो, अवाम जो है फौज का साथ देते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अवाम की अपनी भी जिंदगी जो है वो कोई ऐसी नहीं है, जो अवाम उन्नास है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास जो खत्म ही तकरीबन होती जा रही है, उनके लिए तो बजट वगैरह के अंदर कोई ऐसा हिस्सा या ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि तालीम, सेहत या इवन 2 वक्त का खाना भी जो है बाइज्जत तरीके से जो है अपने बच्चों को पालें, रेज करें, औलाद को नशोनुमा दें। तो मैं समझता हूँ कि आज भी मंजर वही है कि कर्ज की मईशत है और हम इक़्तिसादी बहाली के लिए बहुत खुश हैं कि IMF ने हमें जो है जो कर्जा देना कबूल किया है और हम बचे हुए हैं कि हमारे जो है ना एक
दिवालियापन नहीं हुआ, जो कि एक हालात पैदा किए गए थे, और जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट लाई गई थी वो भी जो है असल में सिविल पॉलिसी के तहत तो कोई थी नहीं, वो भी जो है जनरल बाजवा वगैरह जो ग्रुप लाए थे वही अपना इक्तिसादी निज़ाम चला रहे थे। तो आज के भी सूरत हाल यही है कि इंडिया के पस मंज़र में फौजी अखराजात की जो प्रोजेक्शन बन रही है, और चूंकि खुद मोदी ने आज भी जो है ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान कर रखा है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, तो वही जंगी फजा, जंगी बुखार, जंगी जुनून जो है गुजरात के सफाई ने वो सूरत हाल रखी हुई है। और वो ये समझता है कि चूंकि इंडिया की माशी सूरत हाल किसी एक हद तक जो है जो बजट और आदाद शुमार में होता है वो बेहतर है, अगरचे वहाँ पे भी गुर्बत और जो है महरूमियाँ और जो है शहरी जो है सहूलतें उनका उसी तरह फुकदान है जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है। वहाँ तो बहुत सारी जगहों पे बाथरूम भी दस्तयाब नहीं होते, लेकिन जो एक हिंदुत्व के एजेंडे के तहत वहाँ पर एक सूरत हाल पैदा की हुई है, उसके असरात तो पाकिस्तान को सहने पड़े भी हैं और सहने पड़ भी रहे हैं कि हम फौजी तौर पे इंगेज हो जाते हैं और दूसरी तरफ कर्जों की अदायगी पर सूद अदा करते हैं। कर्जा अदा करना बड़ा मुश्किल है और अवामुन्नास को तो बेचारों को ये भी नहीं समझ आती कि कर्जों के जो ऊपर सूद है हम हार्डली बड़ी मुश्किल से सिर्फ सूद की अदायगी के ही हवाले से जो है पैसे लेते हैं और वो कर्जे लेकर सिर्फ सूद की अदायगी की जाती है, बाकी मांगे तांगे की मईशत चल रही है। तो उसके अंदर बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल होगी कि जो इस वक्त मोदी ने बुखार और जुनून बना रखा है जंगी, उसके अंदर जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, उसको भी संभालना जरूरी है। उसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, इंडिया की प्रॉक्सी वार्स हो रही हैं, बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का शिकार हैं। और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, अगरचे अफगानिस्तान से मुख्तलिफ तरीके से इंगेजमेंट हुई है, लेकिन आज भी पाकिस्तान की अफवाज यही सोच रही हैं। गुज़िश्ता दिनों मैं रिटायर्ड जनरल का पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पे सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जितना जंगी जुनून जो है मोदी सरकार ने पैदा कर दिया है, पाकिस्तान को अपने मशरकी और दूसरे मगरबी बॉर्डरों पर फौज को खींच के वापस लाना पड़ेगा ताकि जो है वो एक जारे दुश्मन को जो कि सियासी एजेंडे के तौर पर हमला और ये फजा जंग की बनता है, क्योंकि उसका एक हिंदू समाज और हिंदुत्व का एजेंडा है और उसको बहुत ज्यादा जो है खिफत उठानी पड़ी, शर्मिंदगी हुई, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसने जो मुल्क गिर फजा बना रखी थी। शाहीन साहब, जैसे आपने बजट के हवाले से आईएमएफ का रेफरेंस भी कोट किया और उसके साथ अगर हम कर्ज लेते हैं, जो कर्ज हमें जाहिर है वो एक कर्ज आईएमएफ से मिलने की उम्मीद है, और उसके बाद सूद की आपने बात की, तो इस पूरे आईएमएफ के जो शराइत हैं उनका अवाम के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? जो पिसे हुए अवाम है, क्या उनको कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं या और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी? देखिए, कोई भी जितना मर्जी दावा करे, महंगाई के अल्टीमेट और हतमी असरात जो हैं गरीब आवाम पर ही ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन में जाएं चाहे इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसके अंदर जाएं। हालत तो ये है ना कि इस वक्त भी मुल्क के अंदर इतनी महंगाई है कि मैं कहता हूं कि एक टेडी पैसा भी अगर टैक्स का इजाफा ना किया जाए तो क्या हमें कोई ये समझने में दुश्वारी है कि इस वक्त जो गरीब तबका है और जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो खत्म हो गई है, वो खुद जब करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं सतह गुर्बत से नीचे जा रहे हैं और इस वक्त भी अपने बच्चों को तालीम देना और सेहत देना तो दूर की बात है, उनको 3 वक्त का 2 वक्त का खाना देना और उनको जो है जिंदा रखना, बुजुर्ग कोई अगर किसी घर में है उसकी दवाई का इंतजाम करना, कोई बहन भाई अगर जेर तालीम है उसकी फीस देना या बच्चे की फीस देना, ये इतना मुश्किल और दुश्वार और नामुमकिन दिखाई देता है कि अगर एक पैसे का भी
टैक्स लगाएं या ना लगाएं, तो हालत तो जिंदगी तो पहले ही लोगों की बहुत दुश्वार है। ये तो नहीं है कि लोगों की जिंदगी में कोई ऐसी सहूलतें हैं कि जो छीन जाएंगी तो हम उसको जेरे बहस ला रहे हैं। मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब। नाज़रीन, रेलवे में हुई तमाम घणा मसला रहा आहिनि ऐं रेलवे जूं जेके आहिनि तक़रीबन चयो पियो वञे त 18,000 जेके असामियूं आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां ख़तमु कयूं वियूं आहिनि, जिते मज़दूर तंज़ीमुनि तरफ़ां सख़्तु एहतजाज कयो वियो आहे। ऐं इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे रेलवे वर्कर्स यूनियन जो अॻुवाण आहे मंजूर रज़ी साहब। मंजूर रज़ी साहब के प्रोग्राम में भलीकार चाहूँ था। मंजूर साहब, रेलवे के वैसे भी बहुत सारे मुलाजमीन के मसाइल हैं, वो आए दिन एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन अब सुना है कि जो 18,000 असामियां हैं उनको खत्म करने का फैसला किया गया है, तो उनका मजदूरों पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए जनाब, रेलवे में तो 1.5 लाख आदमी थे और कुछ वैकेंसियां खाली पड़ी थी, जो रिटायर हो गए या जो मर गए, वो 18,000 के करीब तो इन्होंने वैकेंसी मौजूद थी उसको खत्म कर दिया है। मजीद 15,000 खत्म करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। बार बार हमने एहतजाज किया, अब भी एहतजाज कर रहे हैं कि तमाम वैकेंसी जो खाली है रेलवे में, रेलवे का बुरा हाल है। अब 49,000 आदमी रह गए, यानी पहले से 1.5 लाख, अब 1.5 लाख से घट के 49,000 ले गए। जबकि रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे बोर्ड, रेलवे डिवीजन है, एक हेडक्वार्टर है, एक रेलवे मिनिस्ट्री है। अफसरों की फौज मौज है, 4 आदमी की जगह 1 आदमी काम कर रहा है। गैंगमैनों की, बिजली वालों की, कमर्शियल वालों की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि भाई ये जो वैकेंसी खत्म की गई है ये बंद की जाए और फौरी तौर पे जो खाली असामी है उन पर रेलवे मुलाजिम के बच्चों को या दीगर लोगों को भर्ती किया जाए, ताकि रेलवे जो एक फाल इदारा बन के पूरे मुल्क को चला रहा है। अभी तक कोई गाड़ी प्राइवेट नहीं हुई है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और रेलवे वजीर ने कहा भी है कि मैं किसी गाड़ी को प्राइवेट नहीं करूंगा, कि अगर प्राइवेट करेंगे तो बड़ा एहतजाज होगा। प्राइवेट जो भी आते हैं वो हमेशा पैसे खा के रेलवे को भाग जाते हैं। इन्होंने कई दफा ये तजर्बात पहले भी किए हैं, अब भी किए हैं, नवाज शरीफ ने भी, बेनजीर ने भी और इस हुकूमत ने भी। तो खुदा के वास्ते ये अमल बंद किया जाए। रेलवे फाल इदारा है जो कराची से लंडी कोतर राजस्थान तक फैला हुआ है। जरूरी है इस रेलवे ट्रैक को ठीक किया जाए और मजीद गाड़ियां चलाई जाए। और ये जो निकाले गए मुलाजमीन है, इनको क्यों वैकेंसी खत्म की है, तो रेलवे मुलाजमीन के बच्चे या बेवाओं को भर्ती किया जाए। जी मंजूर साहब, जैसे आपने कहा कि 18,000 आसामियां रेलवे से खत्म की जा रही हैं, रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो कौन से ऐसे सेक्शन है जिसमें ये 18,000 आसामियां जो है रेलवे में वो खत्म की गई हैं? भाई ये तो थ्रू आउट तमाम शोबों की, इलेक्ट्रिकल में, कमर्शियल में, इंजीनियरिंग में और तमाम इदारों में जो वैकेंसी खाली पड़ी थी ना, जो भर्ती नहीं हो रही थी 3-4 साल से, और जो रिटायर हो गए थे या जो विडो बैठी हुई है, इन सब की आसामियों को खत्म किया गया है। टोटल मिला के सारे मुल्क में, यानी आप समझ लें कि लंडी कोतल से लेकर जादान तक जो भी मुलाजमीन थे उनकी खाली वैकेंसी खत्म कर दिया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि रेलवे के स्टैंड जो पहले से जो 1.5 लाख थी, 1.5 लाख नहीं तो 1 लाख जो है वो लोगों को मुलाजमत दी जाए। और जो खाली वैकेंसी है उन पर बेवा के बच्चों को और दीगर हुनरमंद लोगों को भर्ती किया जाए, ताकि रेलवे का फाल इदारा बन सके। गैंगमैन की आसामियां खत्म की हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की डीजल शेड और शॉपों में खत्म की है, कमर्शियल में खत्म की है, ट्रैफिक में खत्म की है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में खत्म की है, सिग्नल डिपार्टमेंट में खत्म की है और दीगर शोबों से इन्होंने खत्म किया है। लेकिन अफसरान की तादाद को घटाया नहीं। खबर में ये बताया भी गया है कि भाई अफसरान की तादाद भी कम करेंगे। देखें कि रेलवे बोर्ड है, वहाँ अफसरों की हजारों की तादाद में अफसर मौजूद है। 17 नंबर से लेकर 22 तक GM CEO उनको स्पेशल केस दिया गया है। इसी तरह रेलवे मिनिस्ट्री में, रेलवे ब्लॉक डी में रेलवे मिनिस्ट्री है, वहाँ भी कोई मेरा ख्याल ये समझने के 100-150 अफसरान मौजूद है। फिर हमारे डिवीजन है, कराची डिवीजन है, उसके बाद सक्खर डिवीजन है, उसके बाद कोटा डिवीजन है, फिर मुल्तान डिवीजन है, फिर लाहौर डिवीजन है, फिर पिंडी डिवीजन है, फिर पेशावर डिवीजन है। इसके अलावा एक मुगलपुरा का
पूरा वर्कशॉप का डिवीजन है। 8 डिवीजन ये हो गया, एक हेडक्वार्टर का डिवीजन है जहाँ अफसरान की सैकड़ों की तादाद में अफसरान बैठे हुए हैं, काम शाम कोई होता नहीं। रेलवे का ट्रैक खस्ता हाल है, रेलवे बोगियों की हालत खराब है, सफाई का अमला उन्होंने खत्म कर दिया। वॉशिंग लाइन पर उसको भी प्राइवेट देंगे कि पानी भरने का ठेका पहले कोठी में होता था, अब हैदराबाद में करते हैं। इसी तरह गाड़ियों के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता, खारा पानी कैन से निकलती गाड़ी, खारा पानी होता है। पंजाब में जाए तो शायद मीठा पानी आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से भी किया गया, और ट्रेन राइटिंग में जो लोग काम करते हैं, एसी अटेंडेंट, इनकी पोस्टें खत्म की गई हैं, लेकिन पुलिस में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। मंजूर रशीद साहब, हम देखते हैं कि पीआईए हो या रेलवे हो, हुकूमत जो है बार बार ये कहती चली आ रही है कि ये दोनों खसारे में जा रहे हैं, इसलिए इनको प्राइवेटाइज किया जाए। ये खसारे की जो हुकूमत बार बार बात करती है, इसके असबाब क्या हैं? वाकई इतना खसारा है, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, इतना खसारा नहीं था। हमारा तो 1975 तक प्रॉफिटेबल इदारा था। रेलवे का अलग बजट होता था, रेलवे के ये अलग होता था। 75 के बाद ये जवाल थोड़ा ज़िया-उल-हक के दौर में शुरू हुआ, लेकिन रेलवे में तो लोगों को टिकट के लिए सिफारिशें करनी पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा, तो लोग कहते हैं इस गाड़ी में जाना है, मुझे बार बार फोन करके अखबार वाले, टीवी वाले, दूसरे सब कहते हैं। तो मुसाफिरों का बड़ा रश है। हमारा फ्रेट ट्रेन जो है वो सबसे ज्यादा आमदनी का जरिया है। जितनी भी मालगाड़ियां 15 से 20 चलती हैं। फिर ये मार्शलिंग यार्ड से आगे जो हमारा बिन कासम पोर्ट बना हुआ है, इस पोर्ट से मालगाड़ियां जाती हैं 14-15 है, तो अर्निंग तो है हमारी। लेकिन खसारा ये है कि जो परचेज करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट से एक ट्यूबलाइट खरीदनी है या बल्ब खरीदना है, वो अगर 100 रुपए का है तो ये 400 रुपए का लेते हैं, बल्ब भी 400 रुपए का लेते हैं। लीकेज यहाँ पर है। मेडिकल की भी सहूलत खत्म है। बराए नाम अस्पताल दे गए, डिस्पेंसरी क्लोज हो गई है, बड़े बड़े हसन अस्पताल समेत यहाँ दवाएं मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हुकूमतों समेत जो वजारत रेलवे है और रेलवे का अफसरान है, उन्होंने रेलवे को खसारे की तरफ लेकर गया है। मजदूर तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता ना, उसे तो बहाना तनख्वाह और पेंशन भी लेट मिलती है। वो तो दिन रात काम कर रहा है। 4 आदमी की जगह एक गैंगमैन काम कर रहा है। हर गैंग में 20 से 25 आदमी होते थे, अब 10 या 12 आदमी है। तो गैंग जमादार परेशान है। इसी तरह सिग्नल डिपार्टमेंट को खत्म कर रहे हैं। ये सिग्नल डिपार्टमेंट जो स्टाफ है वो कहते हैं ऑटोमेटिक लगाएंगे हम, ऑटोमेटिक सिग्नल होगा। चलो भाई लेकर आओ ऑटोमेटिक, लेकिन फिर भी तो आपको लोग भर्ती करने पड़ेंगे। और जो ये पेंशन वाले हैं, इनके सारा कंप्यूटराइज करना चाहिए, वो भी नहीं किया। अकाउंट डिपार्टमेंट को पहले खत्म कर दिया गया है। वो सिंध गवर्नमेंट या अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत अकाउंट ऑफिसर है यहाँ पर, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, वो समझ ले के हमारी तरफ से तनख्वाह नहीं लेता। उससे तो वो डायरेक्टर जनरल जो अकाउंट्स है इस्लामाबाद में बैठते हैं, जिसका नाम गफरान मेमन है, वो उनको तनख्वाह अदा करता है। लेकिन रेलवे पे जो बोझ है वो पुलिस का है। पुलिस का आईजी है, डीआईजी है, एसएसपी है, हर डिवीजन में एसएसपी है और थाने हैं। इनकी तनख्वाहें हमें देनी पड़ती हैं। ये कोई 7,000 के करीब ये इजाफी बोझ है। पहले ये था कि हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस आती थी और सिंध की या पंजाब की, तो उसके लोग आते थे और वो उनको सुबह ही उनसे तनख्वाह देती थी। 7,000 पुलिस अफसरान का बोझ भी हम पर है, और जो ये प्राइवेट गाड़ियों वाले पैसे लेके भाग जाते हैं उनका बोझ भी हम पर है। 1 अरब 80 करोड़ रुपए लेकर के पूरे सार कंपनी जो बिजनेस ट्रेन चलाई थी वो लेकर भाग गया है। अब तक पता नहीं। इसका बेड़ा गर्क करने में जावेद अशरफ काजी जो साबिक चेयरमैन और रेलवे वजीर रहे, उन्होंने किया। उससे पहले शहीद जो था शहीद अख्तर ही है ज़िया-उल-हक के दौर में, उसने जनाब अली जो गुड्स ट्रेन है, उसने देखा कि बंदरगाह पे इतना सामान पड़ा हुआ है तो इसको कैसे क्लियर करेंगे। रेलगाड़ियां इतनी नहीं चलती, हालांकि चलती थी, तो उसने एनएलसी को लेकर आया। तो ये 2 मार्शल ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, जिसमें ये ज़िया-उल-हक का दौर और परवेज मुशर्रफ का दौर। जावेद अशरफ ने बेड़ा गर्क किया। मंजूर रशीद साहब, जैसे आपने कहा कि ये जो खस्ता हालत है रेलवे की, और रेलवे में ऐसा क्या करना चाहिए, आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि रेलवे का पूरा जो निजाम है वो राइट ट्रैक पे आ जाए? देखिए, वो तो ये ML1 का मंसूबा चीन से मिलकर बना रहे थे सीपैक के हवाले से, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो इस वजह से रेलवे जो है ना, इस पर तवज्जो नहीं देती। अब ये रेलवे का वजीर आया है, जनाब ये कह रहा है कि भाई मैं इसको ठीक करूंगा और गाड़ी चलाऊंगा। ईद पर उसने ऐलान किया कि 3 स्पेशल ट्रेन हम रवाना करेंगे।
3 अप में 3 डाउन में 6 ट्रेन हम चलाएंगे, एक 2 कराची से, एक कोटा से, एक पिंडी से, और बाकी ये। तो देखें रेलवे में लोग टिकट लेने के लिए मारे मारे फिरते हैं। पहले तो कुली या पुलिस वाले से रब्ता करते थे, अब तो रिजर्वेशन ऑफिस में जाते हैं, ऑनलाइन भी बुकिंग कराते हैं, और मुझे भी सिफारिश करते हैं कि रजी हमें सीटें दिलाओ इकॉनमी में या बिजनेस ट्रेन में। नंबर 1 ट्रेन जो हमारी तेजगाम थी वो नंबर 4 पर आ गई है। ग्रीन लाइन जो है उसका टिकट जो है 12,000 रुपए है कराची से पिंडी इस्लामाबाद तक। तो पैसे तो रेलवे की अर्निंग तो बढ़ रही है, 10 करोड़ रुपए तो रोजाना रेलवे की अर्निंग में इजाफा हो रहा है कराची से लेकर तमाम बुकिंग ऑफिस में। बाकी रास्ते में जो लोग मुसाफिर चढ़ते हैं, जो टिकट लेके बैठते हैं या ऐसी टिकट बनाता है, आपने देखा होगा कि इकॉनमी क्लास में लोग लेटरिन में भी घुसे होते हैं, पूरी ट्रेनें भरी होती हैं, खसारा तो हो ही नहीं सकता। ये जो अखराजात कर रहे हैं ना, ये लूटमार है। ये जो लोकल परचेज करते हैं ये बंद होनी चाहिए, इनकी करप्शन बंद हो जानी चाहिए, तो रेलवे ठीक हो जाएगा। रेलवे का टैक्स तो मौजूद है भाई। इस वक्त हमारी 22 गाड़ियां तो चल रही है ना, बहुत सारी 350 गाड़ियों में 22 ट्रेनें चल रही है हमारी। गोलान मेल को फिर 1-2 दिन के बाद चला जाता है। खुशहाल खटक जो है पेशावर तक चारों सूबों को लेकर जाती है, वो भी बंद थी, उसको भी कहते हम चलाएंगे। एक तरफ तो ये दिलासा दे रहे हैं हमें वजीर भी और रेलवे इंतजामिया भी, लेकिन दूसरी तरफ ये पोस्टें खत्म कर दी है। भाई ये पोस्टें क्यों खत्म की है? इन पे आसामियां जो खाली पड़ी थी इनको भर्ती करना चाहिए था, ताकि ट्रैक मरम्मत करने वाले गैंगमैन जो है वो ठीक हो सके, शर्ट शॉप में जो काम है वो भी ठीक हो सके। तो ये 2 मिनट पे शुक्रिया मंजूर रज़ी साहब। नाज़रीन, मंजूर रज़ी साहब असांखे जॉइन कयो। रेलवे मज़दूरनि जा जेके मसला आहिनि उन ते उन तफ़सील सां ॻाल्हायो ऐं हुकूमत खां डिमांड कई आहे त उहे मसला फौरी तौर ते हल कया वञनि। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी के पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।